हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 मई और आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। और आज के एपिसोड में आप देखेंगे करंट अफेयर जनवरी 2020 और दिसंबर 19 से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं करंट अफेयर्स विभिन्न एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को जहाँ तक बन सका है वहाँ तक इस वीडियो में कलेक्शन किया गया है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को बहुत ही धैर्य से देखें क्योंकि थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसमें क्वेश्चंस की भरमार है और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ खास ही हैं। इसलिए परीक्षा में जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संभवतः इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय घटना चक्र, जो राष्ट्रीय लेवल पर घटना चक्र हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने उनको सभी को इसमें कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सक्षम अभियान की हम लोग बात करें, प्रमुख जो योजनाएं लागू की गई विभिन्न प्रदेशों द्वारा या केंद्र द्वारा। तो सबसे पहले सक्षम योजना, ये क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इसका उद्देश्य क्या था? ईंधन यानी कि तेल और गैस के संरक्षण के लिए इसको लागू किया गया। इसके बाद में फेम इंडिया योजना, ये कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति ने लागू किया। इसका उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 2636 विद्युत जल वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करना। सर्वाधिक इसकी संख्या जो है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में 317 सेंटर स्थापित करने की है। इसके बाद में पूर्वोत्तर मिशन, इसके अंतर्गत केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने इसको लागू किया। इसका उद्देश्य है इस स्टील हब के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को विकास करना। और इसके बाद में एक योजना और आती है इंपॉर्टेंट, यशस्वी योजना। ये क्या है? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई। इसका उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ाना देना और स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय के लिए 5 लाख तक के ऋण को मुफ्त प्रदान करना। 5 लाख तक का जो ऋण होगा वो मुफ्त होगा, जिस पर कोई भी आप पर ब्याज नहीं लगेगा। तो ये किस योजना के तहत है? यशस्विनी योजना। अब देखते हैं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। तो ये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई और इसका उद्देश्य है दुर्घटना के कारण किसानों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें 5 लाख तक का बीमा वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनकी उम्र किसान की 18 से 70 के बीच होनी चाहिए। इसके बाद में YSR आरोग्य श्री योजना, ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना और 5 लाख से कम आय वाले विशेष तौर से व्यक्तियों के लिए, गरीबों के लिए इस योजना को लागू किया गया। अम्बा बोर्ड योजना, और ये अम्बा बोर्ड योजना जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को जो BPL में आते हैं परिवार, उनको प्रतिवर्ष 15,000 रुपये तक प्रदान किए जाना। इसके बाद दामिनी योजना है, ये नामक हेल्पलाइन नंबर है और ये उत्तर प्रदेश की सड़क परिवहन द्वारा लागू की गई। ये जो उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से। इसके बाद साइबर सेफ वुमेन पहल, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई। साइबर सुरक्षा और महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको लागू किया गया है। इसके बाद में आते हैं शिव भोजन थाली योजना, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई और इसका उद्देश्य है निर्धनों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराना। कितने रुपए? 10 रुपये। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गति पोर्टल, ये क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा गति पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है परियोजनाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करना और इनकी जांच नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के द्वारा की जाएगी। और इसके बाद में मनी, क्या है ये? मनी ऐप। ये मनी ऐप का मतलब मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन, ये RBI द्वारा जारी किया गया है और इसके दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोट पहचानने में आसानी होगी, इसलिए इसको लागू किया गया। इसके बाद में और एक इम्पोर्टेंट ये बन जाता है इससे, तो ये है संतुष्ट पोर्टल, ये श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान हेतु कानूनों
के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु। इसके बाद रोजगार संधि संबंधी मोबाइल ऐप, रोजगार संधि मोबाइल ऐप, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। और इसके बाद में है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी वन की स्थिति भारत में इस समय क्या है प्रेजेंट टाइम में, उसकी रिपोर्ट जो वर्तमान में अभी जारी हुई है। और संबंधित क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग अपने यहाँ की जो संरक्षण नीति है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी सबसे पहली जो रिपोर्ट जारी की गई थी वह 1987 में की गई थी। इसके बाद में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर यानी कि 24.56% भारत का आच्छादित है वनों से। इसके बाद 2017 की अगर तुलना में वृद्धि की देखें तो 0.65% अभी वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक वन वाले अगर राज्य की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है, जहां पर 77,482 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की अगर बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, 85.41% यहाँ पे आच्छादित है। और अरुणाचल दूसरे नंबर पे और मेघालय तीसरे नंबर पे। इसके बाद में वन क्षेत्र में वृद्धि वाले अगर शीर्ष राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रों में अभी जो वृद्धि हुई वो कर्नाटक राज्य में हुई 2025 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में केरल में। अब इसके बाद में और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इसमें बन रहा है। अभी एक पॉइंट और शेष है, ये भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि कहाँ पे, तो अगर ये देखा जाए तो ये गुजरात में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि पाई जाती है। अब देखते हैं बोडो समझौता, ये क्या है। तो हाल ही में केंद्र सरकार और असम में अलग राज्य बोडो की जो मांग कर रहे थे वहाँ के जनजाति के लोग, बोडो जनजाति समुदाय के लोग, उनके बीच में एक समझौता हुआ है, उसी को बोडो समझौता कहते हैं। समझौता के पश्चात बोडो समुदाय ने अलग राज्य की मांग को त्याग दिया है और हिंसक गतिविधियों को बंद कर दिया है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं 71वें गणतंत्र दिवस की। 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राजील के राष्ट्रपति थे जेयर बोल्सनारो। कौन थे, जेयर बोल्सनारो। इसके बाद में पहली बार एनडीआरएफ की झांकी प्रस्तुत की गई इसमें। और कैप्टन तानिया शेरगिल ने भारतीय सेना के पुरुष मार्चिंग दल का नेतृत्व किया। किसने, कैप्टन तानिया शेरगिल ने भारतीय सेना के पुरुष मार्च दल का इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। अब इसके बाद में और देखते हैं असम की सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का पुरस्कार मिला है वो आसाम को मिला है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार अभी गणतंत्र दिवस पर। इसके बाद में देखते हैं ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019, ऊर्जा दक्षता सूचकांक ब्यूरो जो वीईई द्वारा जारी किया जाता है। सबसे बेहतर प्रदर्शन की अगर बात करें तो कर्नाटक, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा आता है। और सबसे खराब की बात करें तो मणिपुर और झारखंड आता है। किसमें, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के अंतर्गत। अब देखते हैं सतत विकास लक्ष्य, कौन सा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 जो नीति आयोग जारी करता है। ये इसमें प्रथम स्थान केरल को 17 अंक, दूसरा स्थान हिमाचल को 69 अंक और तीसरे नंबर यानी कि अंतिम नंबर पर बिहार रहा है जिसके 50 अंक है। अब ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसको डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट क्या है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर झारिया झारखंड का पड़ता है। और सबसे कम प्रदूषित अगर क्षेत्र की बात करें तो लोंगलेई यानी कि मिजोरम का है। और आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के तीन राजधानियां की स्थापना को मंजूरी दी है। पहला विधायी राजधानी होगी अमरावती, कार्यकारी राजधानी होगी विशाखापत्तनम और न्यायिक राजधानी होगी कुरनूल। कहाँ पे होगी, कुरनूल। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इससे, उनको देख लेते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। अब कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो 150वीं वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को दिल्ली मेट्रो के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट स्टेशन किसको, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन को। इसके बाद नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो 28वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया उसकी थीम थी गांधी द राइटर्स ऑफ राइटर। क्या थी, द गांधी
राइटर्स सॉरी गांधी द राइटर्स ऑफ राइटर। अब देखते हैं कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कब किया गया? 19 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में। क्या इसमें फोकल थीम कंट्री रूस को चुना? फोकल थीम जो कंट्री है, फोकल थीम वो रूस को चुना गया। अब देखते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। 107वां विज्ञान कांग्रेस जो अभी हुआ, इसका आयोजन 3 जनवरी को बेंगलुरु में किया गया, जिसकी थीम थी विज्ञान व तकनीक ग्रामीण विकास, यानी कि ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस किया गया। और मुख्य अतिथि थे इसमें डॉक्टर टेसी थॉमस, भारत की मिसाइल वूमेन जिन्हें कहा जाता है। इसके बाद हाल ही में किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा की गई। इसकी स्थापना दिल्ली में की जाएगी। यह किसानों को अनुसंधान में सहायता प्रदान करेगी। इसके बाद में भारत की पहली वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का उद्घाटन 22 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए जर्मन फर्म के साथ समझौता किया। इसके 1015 करोड़ ऋण लेगी इसके लिए। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना सरकार ने 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अब देखते हैं युवा मामलों के खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया। यहाँ स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस यानी कि 12 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने हाल ही में केरल में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड, क्या है, टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 2500 यानी कि 2500 बाल रोग चिकित्सकों ने टीबी की चिकित्सा का प्रशिक्षण प्रदान किया। असम में अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ $88 मिलियन का समझौता किया है। जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सुरंग से हर मौसम में पर्यटन स्थल की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अब देखते हैं आगे दिल्ली की तालकोट, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा, किस पे, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के छात्रों और अध्यापकों के साथ संवाद किया। इसके बाद में हाल ही में बेंगलुरु में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डेटा स्टोरेज सुरक्षित प्रणाली है। इसके बाद में देखते हैं मध्य प्रदेश की, यहाँ पे बात है भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया और नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच गंगा बोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया और नई दिल्ली में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन गणतंत्र दिवस के दौरान लाल किले में किया जाता है। उद्देश्य क्या है? लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना। इसके बाद रायसीना वार्ता 2020 का आयोजन 14 से 16 जनवरी के मध्य नई दिल्ली में किया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2024 तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया और दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, जो पहली चली थी वो लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। अब देखते हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए ब्रिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। इसके बाद में देखते हैं धानु यात्रा महोत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा। फ्लेमिंगो महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। लाई हरा ओबा त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। तो बुक्सा बर्ड फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? 6 से 9 जनवरी के बीच पश्चिम बंगाल में मनाया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट त्यौहार है क्योंकि परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन जाते हैं। अब देखते हैं हाल ही में आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की घोषणा की है, यानी कि मंजूरी दे दी है कि इसको विधान परिषद को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए महीने के पहले दिन
नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है। हर महीने की पहली तारीख को नो व्हीकल डे मनाने की पहल को शुरुआत किया है। अब देखते हैं ये पहल कहाँ तक चलती है और कहाँ तक ये सफल होती है, सक्सेस होती है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में 3 तलाक पीड़ितों को 6,000 रुपए वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। और 2 जनवरी 2020 को गुरु तेग सिंह बहादुर की 353वीं जयंती मनाई गई। भारत में 13 वर्षीय मलवथपूड़ा यानी तेलंगाना की विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले युवा महिला बन गई हैं। कौन सी? 13 वर्षीय मलवथपूड़ा, ये कहाँ की है? तेलंगाना की। और जो चोटी है अपनी माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ने वाली पहली नई उम्र की महिला बन गई हैं। इसके बाद में देखते हैं हाल ही में भागलपुर में कछुओं के लिए पहले पुनर्वास केंद्र की घोषणा की स्थापना की गई। तो सबसे पहला जो पुनर्वास केंद्र खोला गया वो कहाँ पे खोला गया है? भागलपुर में, भागलपुर। इसके बाद में नियुक्ति की अगर हम बात करें तो बिपिन रावत को भारत के पहले CDS यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके बाद में बबीता नायडू, इनको सेबी की कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आनंद प्रकाश महेश्वरी CRPF के महानिदेशक बनाए गए। माइकल देवप्रभा पात्रा RBI की डिप्टी गवर्नर बनाए गए। इसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय के बाद में अंतर्राष्ट्रीय जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनको हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में सूचकांक की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सूचकांक है जिनसे प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। तो देखते हैं भ्रष्टाचार सूचकांक की अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और भारत 80वें स्थान पर है। और पिछली साल 2018 में ये 78वें नंबर पर था। अब वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने जो जारी किए, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत 91वें स्थान पर है। पहले ये 41वें नंबर पर था, यानी कि इसकी स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा प्रथम पे स्विट्जरलैंड और दूसरे पे भारत रहा है 72 नंबर पे, पहले 80 नंबर पे था वैश्विक प्रतिस्पर्धा में। इसके बाद में अब आगे देखते हैं, यानी कि हेनले पासपोर्ट, कौन से? हेनले पासपोर्ट सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय हवाई प्रसंग, तो इसको प्रथम स्थान जापान को प्राप्त हुआ है और भारत 84वें नंबर पर है। इसके बाद में देखते हैं सोशल मोबिलिटी इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसे प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है और भारत है 76वें स्थान पर। कुल 82 देशों में इसकी गणना की गई। और देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है ये परीक्षाओं में पूछ लेते हैं और कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको भी बताते चलेंगे। सिटी मोमेंट्स इंडेक्स, इसमें क्या है? जोन्स लैंग लासेल अमेरिकी रियल एस्टेट सेवा फर्म द्वारा हैदराबाद को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया है। 129 शहरों की गणना की गई थी विश्व के, उनमें से पहले स्थान पर हैदराबाद, 5वें स्थान पर चेन्नई और 6वें पर दिल्ली को चुना गया। अब देखते हैं हाल ही में पलाऊ ने प्रवाल भित्ति के संरक्षण के हेतु हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पलाऊ प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नरसवा प्रशाविका वर्ष के रूप में मनाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। सदस्य देशों की संख्या 193 और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस संविधान ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 के रूप में नामित किया है। अब देखते हैं अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी द्वारा THEY को वर्ड ऑफ द डिकेड के रूप में चुना गया है। हाल ही में ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यह हमला अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारे जाने के जवाब में किया गया। हाल ही में तेहरान में हॉर्मुज शांति पहल में भारत ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य क्या था? हॉर्मुज जल संधि में स्थिरता को बनाए रखना। इसके बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन 2020 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। इसके बाद बात करें 2020 में SCO
के प्रमुखों की बैठक भारत में आयोजित की जाएगी? संघाई सहयोग संगठन SCO स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अपने 8 अजूबों में शामिल किया। अबू धाबी UAE जो पड़ता है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 170 देशों ने इसमें भाग लिया। कितने? 170 देशों ने यहाँ पे भाग लिया। हाल ही में कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा प्रभाव चीन, थाईलैंड, जापान में फैलता नजर आ रहा है और जिससे कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन अब अगर वर्तमान में स्थिति देखें, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं मई में, तो अमेरिका टॉप पर है, उसके बाद में इटली, जर्मनी, इनका नंबर आता है। अब WHO के अनुसार वायरस का संक्रमण समुद्री भोजन से है। चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में पैर पसार रहे कोरोना वायरस को WHO ने वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। क्या? वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। जबकि अभी ताज़ा रिपोर्ट जो आई है WHO की, उसमें बताया गया है कि जो कोरोना वायरस फैला है वो चमगादड़ की वजह से फैला है। अब आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन दावोस, स्विट्जरलैंड में कब किया जाएगा? 20 से 24 जनवरी 2020 के दौरान। इसके बाद में आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। ज़्यादातर सभी क्वेश्चनों को शामिल नहीं करेंगे, या फिर यदि आपको इस वीडियो की पूरी PDF चाहिए तो आपको PDF पूरी मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है उन्हीं को सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे। अब देखते हैं नियुक्तियाँ। कटरीना सैकलारोपोलू ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी ये कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी। और इसके बाद में त्याई इंग बेन ताइवान के राष्ट्रपति बने। हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री। रॉबर्ट एवेला माल्टा के प्रधानमंत्री। और उमारू सिसोको एम्बोला की बात करें तो ये गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति अभी बने। एलिस फखरक की बात करें, फकफक की, तो ये ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जोरान मिलानोविक की अगर बात करें तो क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने। हैथम बिन तारिक अल सैयद ओमान के सुल्तान। कबूश बिन सैयद के निधन के बाद इनको चुना गया। इसके बाद पेड्रो सांची की बात करें तो स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद में 2 और इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल ही में। मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्रधानमंत्री बने। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है रूस के रसिया के हिसाब से, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद में करें अब्दुल अजीज जेराद, ये अल्जीरिया के प्रधानमंत्री अभी बनाए गए। अब हम लोग आर्थिक घटनाक्रम की बात करेंगे। यहाँ पे CEBR यूनाइटेड किंगडम बेस्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2026 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं 5, उनमें सबसे पहले अमेरिका है, फिर चीन है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है। उसके बाद में 5वें नंबर पर अपना भारत आता है। इसके बाद देखते हैं केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय कामगारों को बाजार उपलब्ध कराना। इसके बाद देखते हैं SBI बैंक ने ATM निकासी पर OTP की सुविधा शुरू की है। इसका अब बात है SBI की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। अब बात करते हैं CSO। और विश्व बैंक द्वारा 2020 के लिए GDP दर 5% रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते इन सभी में कटौतियां कर दी गई हैं। अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब जो शेष पार्ट बचा हुआ है ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इसको यानी कि ये जनवरी को जो हमने बनाया हुआ है वीडियो, इसको आपको 2 पार्ट में देखना होगा। ये पार्ट 1 रहा। इसके बाद रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर लास्ट तक जो भी इसमें पॉइंट बनेंगे, यानी कि जो दिवस हैं और या अन्य कोई पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये आपको इतना बचा हुआ दूसरी वीडियो में मिलेगा। वीडियो पूरा देखने की धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले, और साथ ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी। थैंक यू सो मच।